नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 5 राज्यों तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को इनके नतीजे सामने आ जाएंगे। जैसे जैसे 3 दिसंबर आता जा रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेंशन बढ़ता जा रहा है। इन 5 राज्यों में से सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, यानी बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश में शासन में है। बाकी राज्यों में विपक्षी दल या तो कांग्रेस है या फिर दूसरे दल का वहां पे शासन है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है और तेलंगाना में केसीआर यानी टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति वहां पे सत्ता में काबिज है। सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन में है। अगर बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश फिसल जाता है और कोई अन्य राज्य में, इन 4 राज्यों में अगर बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिलती है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। आप जानते हैं कि मई 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, यानी 2024 में मई महीने से पहले ही चुनाव परिणाम आ जाएंगे। इसलिए ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक तरह से सेमीफाइनल है। मोदी के लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत इन विधानसभा चुनावों से मिलने वाला है। भले ही मोदी अपने आप को बहुत ही जो विश्वसनीय या कोई भी किसी भी प्रकार की उनको चेहरे पे टेंशन ना दिखाई पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उनके लिए टेंशन तो होगा ही। 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो फिर ये पता चलेगा जो मोदी के लिए कितना बड़ा झटका है। अभी तक जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, तो ये चुनाव परिणाम जो होंगे, जो सामने आ रहे हैं, जो जिस तरह के रुझान लोगों के प्रति, लोगों की भावना जो सामने आ रही है, वो मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। मध्य प्रदेश हाथ से निकल जा सकता है, कांग्रेस को वहां पे सफलता मिल सकती है। राजस्थान में कांग्रेस फिर से यानी रिवाज बदल करके सत्ता में वापस कर सकती है। छत्तीसगढ़ में तो 100% माना जाता है कि भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में वापस लौटेगी। कांग्रेस के लिए एक सुखद बात यह है कि तेलंगाना में वो सत्ता के करीब पहुंच चुकी है। केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लोगों के रुझान और वहाँ से जो ये फीडबैक आ रहे हैं वह केसीआर के लिए बहुत ही गंभीर मामला होगा। केसीआर अभी 3 बार से वहाँ पे सत्ता में काबिज हैं और 3 दिसंबर को माना जा रहा है कि तख्ता पलट कर दिया जाएगा। एक मांग मैं करना चाहूंगा मादे ऐप के बारे में और लाल डाई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र ऐसा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को, तो
ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। तो मेरा मिसयूज किया गया, 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी बहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। अब राजेश पाटिल को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए। इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पाटिल की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं, जो राजेश पाटिल को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन तो ऐसे पड़ी रही थी। और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे समझे से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। यानी इन लोकसभा सीटों को अगर आप देखें और विधानसभा सीटों को देखें, मसलन एमपी में, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि ये लोकसभा सीटें जो है ये एक तरह से बहुत कम माना जा रहा है, फिर भी 4 दर्जन से ज़्यादा सीटें तो इन राज्यों में आ ही जा रहे हैं। 60 के आसपास इन राज्यों में ये लोकसभा सीटें हैं। अगर इन लोकसभा सीटों में कमी आ जाती है, मसलन एमपी में पूरी तरह से बीजेपी है, राजस्थान में पूरी तरह से बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में सारी सीटें बीजेपी के कब्जे में है। अगर ये विधानसभा सीटें सत्ता में बीजेपी वापस नहीं आती है इन राज्यों में, तो ये कैसे माना जाए जो लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी ही। अब इस बार का चुनाव जो है वो पहले के चुनाव 2014 और 2019 के चुनाव की तरह नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए काफ़ी तैयारी कर चुकी है। सत्ता में जिन राज्यों में सत्ता में कांग्रेस वापस करेगी या सत्ता में काबिज होगी, वहाँ के मुख्यमंत्री को साफ तौर पे निर्देश दिया जाएगा जो लोकसभा सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए आनी चाहिए। चाहे इसके लिए जो भी कदम, जो भी योजनाएं, जो भी
ये जो भी सहारा लेनी पड़े उसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री को करना होगा, वरना को अपनी ये मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र दे करके वो घर बैठ जाए। और ये होगा ही। जो मुख्यमंत्री लोकसभा सीटें जिताने में कामयाब नहीं होंगे उन्हें कांग्रेस पार्टी घर बैठाने में कोई परहेज नहीं करेगी। अब इन बातों को लेकर के काफी अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मणिपुर को देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का ही प्रदेश है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले, इतने बुरे बुरे हादसे हुए, हम लोगों ने सब वीडियो पे देख ही नहीं पाए बहनों, कैसी कैसी चीजें हुई, देखना ही मुश्किल था, उनको जीना कितना मुश्किल होगा। मोदी जी ने वहां जाने का कष्ट किया? नहीं किया। लेकिन बहनों और भाइयों, नौजवानों, अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। हम फाइनल में आए, हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई, बहुत उम्मीद थी, सब मैच जीते थे, हम सबको आपको भी हुई होगी कि ये वाला भी हम जीत जाएंगे। निराश हुए, सब दुखी हुए, है ना। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। अब आपको याद होगा बहनों, जो पहलवान थी जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। तब मोदी जी नहीं दिखे। आपको ऐश्वर्या राय जी दिखेंगी, शाहरुख खान दिखेगा, मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा मोदी जी दिखेंगे। मगर आश्चर्य की बात यह है कि देश के किसान, उनकी आवाज, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज, गरीब मजदूरों की आवाज और उनके मुद्दों के बारे में आपको टीवी में कुछ नहीं दिखने वाला। तीन मुद्दे। सबसे पहला बेरोजगारी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महंगाई। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर शुरू से ही 2014 के बाद से ही उन्हें पप्पू तो क्या क्या नहीं उनको उपनाम दे करके संबोधित करती रही है। बीजेपी के नेता करते रहे हैं, संबोधित करते रहे हैं, पप्पू।
लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे राजनीतिक दलों और खास करके कांग्रेस नेता भी हमलावर होते गए। सबसे खास बात यह है, ताज़ा बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच फाइनल विश्व कप हो रहा था, उस समय में एक शब्द सामने आया, पनौती। वो पनौती शब्द किसके लिए यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, ये तो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन विश्व कप देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस स्टेडियम में उपस्थित थे। यानी और उसी पनौती शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए हुए एक जनसभा में कर दिया, पनौती। अब उस पनौती शब्द को लेकर के जैसे ही राहुल गांधी ने पनौती शब्द का यूज किया, बीजेपी नेता आक्रामक हो गए और राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाने लगे। पनौती शब्द से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी पर मूर्खाधिराज, महामूर्ख का शब्दों का प्रयोग किया था बिना नाम लिए। और वो था जो राहुल गांधी ने कहा था, जो आपके हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल पर देखिए तो लिखा हुआ होगा मेड इन चाइना। और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो हम यहाँ पे बहुत उत्पादन कर रहे हैं, मोबाइल का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है वह मेड इन चाइना है। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, महामूर्खाधिराज, महामूर्ख एक ज्ञानी ने कहा जो मोबाइल चाइना से बनकर के इंडिया में आता है, जबकि भारत मोबाइल को अब एक्सपोर्ट करता है। इससे पहले कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शब्द का प्रयोग किया था, जहरीला सांप। उस शब्द का इस्तेमाल होते ही बीजेपी ने काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पे सीधा आक्रमण किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे पे उन्होंने, बीजेपी वालों ने कोई आक्रमण नहीं किया, सीधे राहुल गांधी पे आक्रमण किया था। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप बोला, फंस गए राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बहुत पहले, जब आप याद कीजिए, जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे बिहार में, उस समय में कहा था नीतीश कुमार का डीएनए में खराबी है। गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। यानी राजनीतिक दल जब चाहे, जिसे जो चाहे वो बता सकते हैं। कोई जहरीला सांप, कोई डीएनए खराब है, कोई महामूर्ख, कोई पनौती, पप्पू, सब बात का इस्तेमाल वो करेंगे अपनी छवि चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, वोट बटोरने के लिए। लेकिन आम जनता के लिए क्या करेंगे ये खुल करके नहीं कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।